इसके पहले आपको प्रत्यय पढ़ाया गया था और प्रत्यय भी ये 2 पार्टों में पढ़ाया गया था। एक 4 मिनट का वीडियो था, आप लोग शायद उसको देखे, कुछ लोग देखे थे, कुछ लोग नहीं देखे थे। उसको जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वो अभी महत्वपूर्ण है। और जो पहले पढ़ाया गया था उसको भी थोड़ा फिर से रिपीट कर लीजिएगा। उसी का अगला क्रम है समास, जो आज आप लोगों को पढ़ना है। समास तो आप लोग पता होगा समास किसे कहते हैं, ठीक। वैसे आप लोग जहाँ तक पढ़ाया है, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, केवल आपको फिर से रिवीजन करवा देना है। बाकी आपको सब पता है, प्रत्यय भी पता होगा, पढ़े होंगे इसके पहले सब, ठीक है। सब पढ़े हैं ना? सब पढ़े, सब जानते हैं आप लोग, ऐसी बात नहीं है। अब ये पूछेंगे एक एक चीज, ठीक है, लेकिन एक बार फिर से दोहरा देते हैं सारा चीज। समास किसे कहते हैं? तो समास किसे कहते हैं? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। बहुत अच्छा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें समास में क्या होता है? 2 पद होते हैं, 2 पद, ठीक। कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता है। जैसे कोई बड़ा शब्द होता है उसको संक्षेप में कह देना। जैसे एक शब्द में कह दिया जाए अतिथि, जैसे जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, ठीक है। जैसे तो अभी हम बाद में पूछेंगे कि अतिथि में कौन सा समास है, बताइएगा आप लोग। जैसे हो गया अजन्मा, ठीक, यानी जो जिसका जन्म ना हुआ, ठीक है। जैसे हो गया नहीं, जन्म का मतलब होता है जन्म से, सॉरी, जन्म से लेकर, गलत हो गया। और जैसे हो गया आपका हो गया चतुरानंद, ठीक है। 4 सर वाले, आनंद का मतलब सर वाले का कौन थे? चतुरानंद, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के 4 मुख था कि 3 था? 4। ब्रह्मा जी के 4 मुख है 3? 3 है 4 है? उत्तर आया 3, लेकिन उनको चतुरानंद कहते हैं, क्योंकि उनके 4 सिर है। अब 4 सिर तो जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, अगर मान लीजिए एक सर हमारा है सामने दिखाई दे रहा है, 2 बगल बगल का रहेगा तो वो भी दिखाई देगा, लेकिन अगर जो पीछे रहेगा तो आप लोगों को थोड़ी दिखाई देगा, तो उनके पीछे भी है, ठीक है। उनको चतुरानंद कहते हैं। यानी 4 आप कह सकते हो सिरों वाले। अब इतना लंबे शब्द को एक शब्द में कह दिया गया चतुरानंद, ठीक। चलो ठीक है, इसका मतलब आपको पता चल गया है कि समास का मतलब क्या होता है, संक्षिप्तीकरण होता है। इसके कुछ भाग होते हैं, इसमें इसको कितने भेद होते हैं? 6। इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विवचन समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। हाँ, इतना समास हो गया। परिभाषा के आधार पर सबसे 4 होते हैं। हाँ, उन्होंने बताया परिभाषा के आधार पर 4 होते हैं। कैसे होते हैं वो आगे हम आपको समझाएंगे, बताएंगे भी। अब इसमें एक समास और भी होता है आपको, वैसे तो 2-3 समास और होते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण होता है नए समास, न और य, नई समास। तत्पुरुष समास का भेद के अंतर्गत दिया जाता है। और तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत ही आपका दूसरी कई जगहों पे जैसे कर्मधारय भी होता है और दिग्धि होता है, उसी के आधार, इसीलिए उसको 4 प्रकार मान लिया गया है। अब यहाँ क्रम से आप पहले जैसे इसमें आप देखेंगे पदों की प्रधानता के आधार पर इन समासों को भी बांटा गया है कि किस समास का कौन सा पद महत्वपूर्ण मतलब प्रधान होता है। ये आपको पता है, याद है कि नहीं याद है कि किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है? पता है? बताइए जरा। बहुत अच्छा, शाबाश, खड़े हो जाइए। सबका बताइए, क्रम से बताइए कि किसका कौन सा पद प्रधान है। सर जी, अव्ययभाव समास का पूर्व पद प्रधान। अव्ययभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास का पद सर जी एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास का बता रहे हैं कि दोनों पद प्रधान होता है। और सर जी, बहुव्रीहि समास में इसमें दोनों पद गौण होते हैं। हाँ, बता रहे हैं कि बहुव्रीहि का तीसरा पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष में उत्तर पद और बताते जाइए।
जल्दी जल्दी बताइए। सर समाज के भेद इसमें नहीं आ रहा है, बिल्कुल जो लग रहा है आप देख हम बोल सकते हैं। सर जो समाज के भेद डाले हैं हेडिंग वो इसमें वीडियो में नहीं आ रहा है। क्या समाज के भेद हेडिंग लिखे हैं वो नहीं आ रहा है। उसके बाद कसम नहीं आ रहा होगा। नहीं सर और सब आ चलो ठीक, कोई बात नहीं, उसको बता लेंगे। नहीं तो बना दो, अगर वहाँ समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं देखते हैं। बस चालू दिख रहा है। हो गया, बता दी हो। बता दी हो सारा। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। अब इसमें आपसे पहली बात तो क्वेश्चन कहाँ से उठता है, पहले पूछता है कि समास का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। एक प्रश्न यहाँ से आपका बन गया। दूसरा प्रश्न पूछता है समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, 6 भेद होते हैं। दूसरा प्रश्न क्लियर हो गया। तीसरा प्रश्न पूछता है कि अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है, द्वंद्व का कौन सा होता है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। याद भी कैसे रखेंगे, मान 3 याद कर लीजिए। 3 जैसे कहते हैं ना कि 2 पे 2 फ्री। ठीक है, जैसे इसी तरीके से समझो 3 पे 3 फ्री। कैसे फ्री है आपको बता रहे, फ्री हो जाएगा। पहला याद कर लीजिए अव्ययी भाव समास। ठीक है, पूर्व पद प्रधान। अच्छा, पूर्व पद और उत्तर पद का मतलब पता है कि नहीं, क्योंकि लोग हमसे पूछने लगे पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं। ये भी आप लोगों से पूछ लें कि पता है, कि वैसे आप लोग हवाएं तो नहीं है ना, जरूरी है भाई। वैसे आप लोगों की योग्यता तो सब नहीं किया जा सकता है। आप लोग बीए पास किए हो फर्स्ट डिवीजन, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा देख तो लें कि कहीं कुछ चूक ना रह जाए। वैसे तो सब क्लास में फर्स्ट डिवीजन है। हाँ, बीए में भी आप लोग फर्स्ट डिवीजन है, हाई स्कूल में भी फर्स्ट डिवीजन है, इंटर में भी फर्स्ट डिवीजन है। बहुत अच्छा, शाबाश। ठीक है, एक बार फिर से बधाई जो आप लोग पास किए इतना अच्छा। तो पूर्व पद और उत्तर पद कितने लोगों को इसमें से पता है कि किसे पूर्व पद कहते हैं, किसे उत्तर पद कहते हैं? जरा हाथ उठा दीजिए, पूरा हाथ उठना चाहिए। ठीक है, कान के बगल से हाथ जाना चाहिए ऊपर तक। कान कहाँ है और हाथ कहाँ है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। हाथ उठाइए जब देख तो समझे। चलो इधर आप आगे से बता दीजिए कि किसे कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, शाबाश। खड़े हो जाइए। नहीं, इससे क्या मतलब है, आप ही बताइए। आप भी तो वही योग्यता रखिए, बीए पास आप भी किए हैं, बहुत अच्छा, शाबाश। खड़े हो जाइए। हम इधर खड़े हैं, हम इधर हैं। सब्जी आता है, कैसे बताएं आप, कैसे हम बार बार कहें हम इधर खड़े हैं। आप या तो हमारी तरफ देखिए, तो इधर दीवार की तरफ देखिए, लेकिन पीछे की तरफ मत देखिए। फिर पीछे देख रहे हो। सजी पूर्व पद का मतलब होता है जो पहले पद पे मतलब जिसका विग्रह किया जाता है। जब पहले पद पे जैसे प्रतिदिन है, प्रत्येक दिन, इसमें पूर्व पद प्रधान है। इसमें ये हमको बताइए कि इसमें पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है? सजी प्रत्येक सजी पूर्व पद दिन है। सजी पूर्व पद जिसके मतलब सब्जी आता है, लेकिन माठा मार रही है। माठा नहीं मार रहा, सब्जी आ रहा है, लेकिन तभी हम नहीं बताएं। सब्जी आप तेज से बोल देते हो। माठा मारना जानती हो, उसी मिला दो, सब घोड़ दो एकदम से। ठीक है, रंजना तुम बताओगी? सब्जी गुंजन। गुंजन, अच्छा। रंजना किसका नाम है? गुंजन थोड़ा बोला वाला करो, क्लास में बोलती हो नहीं, बोला वाला करो। ठीक है, उसको बंद ना करो, चल रहा है, चलने दीजिए।
पानी पिला पिला हम बेइज्जती करते हैं। चलो ठीक है, खड़ी हो जाओ। सभी पूर्व पद का मतलब पता पड़ेगा। जैसे जैसे प्रत क्या है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप लोग बताइए। सभी जैसे समान दो पद होता है, एक पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद। जैसे प्रति पूर्व पद है और उत्तर पद है। सर जी यही तो कह रहे थे। यही कह रहे थे सर जी आप तेज से बोल अच्छा, रहे यही थे। कह रहे थे। सर बोलेंगे ही उदाहरण की और नहीं। प्रत्येक पूर्व पद कह रहे थे, प्रत्येक जो आप कह रहे थे पूर्व पद, और दिन को उत्तर पद कह रहे थे। रिगार्डिंग है, सुन लेना जाके, बढ़ जाओ। ठीक है, आप लोगों की भी तो आवाज टेप हुई होगी, जाके सुन लेना क्या कहे थे। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद यहाँ क्लियर हो गया। कहने का मतलब है कोई भी समास हो गया, कोई भी संधि हो गई, ठीक है, कोई भी आपका शब्द उपसर्ग हो गया, उसमें दो पार्टों से मिलकर बना होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो जो शब्द पहले लिखा जाता है, जैसे अगर मान लीजिए तत्पुरुष समास लिखे हैं, अगर यहाँ इसको अलग शब्द मिला दिया जाए तो ये पूर्व पद कहलाएगा, ये उत्तर पद कहलाएगा। जैसे प्रतिदिन में बताया गया, प्रति जो शब्द है वो पूर्व पद है और दिन क्या है, उत्तर पद है। तो इसी तरीके से पदों की प्रधानता के आधार पर भी समासों को बांटा गया है इसको, ठीक है, कि कौन से पूर्व पद होते हैं, कौन से प्रधान, कौन से उत्तर पद प्रधान होते हैं। पहला क्या है, द्विभाव समास, इसको पूर्व पद प्रधान इसको कहा जाता है। ठीक है, पहला इसको याद कर लीजिए। दूसरा याद कर लीजिए द्वंद्व। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, जितना पहला पार्ट मजबूत होता है, दूसरा पार्ट भी उतना ही मजबूत होता है। इसमें कोई मतलब कि दोनों भागों का उतना ही महत्व होता है, यानी पूर्व पद भी उतना ही होता है महत्वपूर्ण और उत्तर पद भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तीसरा आपको याद करना है बहुब्रीहि समास। तीसरा क्या याद करना है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। बाकी जो तीन बच रहे हैं उनका उत्तर पद प्रधान होता है। तीन बचा कौन कौन सा, दिग बचा, गंधारय बचा और तत्पुरुष बचा। इसीलिए इन तीनों को कहीं कहीं एक भागों में ही दिखाया जाता है। समझ में आया? और इन तीनों को एक में जोड़ दोगे तो तीन वो हो गए, एक वो, चार भागों में इस तरीके से बांटा गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको पता हो जाएगा किस समास की कौन सी प्रधानता होती है। समास अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आज के बाद समास आपको ना तो भूलेगा ना तो फिर से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समास पूरी तरीके से आपको आ जाएगा। समझ में आई इतनी बात? समास समझ में आ गया? अभी कहाँ समझ में आ गया, अभी तो समझा रहे हैं, ये क्या नहीं समझ में आ गया, आप समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले नीचे वाले समझाना शुरू करेंगे। ठीक, ये बहुब्रीहि समास है, पहले यहीं से आप ले लीजिए। बहुब्रीहि समास की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, इसके जितने भी आप कह सकते हो उदाहरण होता है वो पर्यायवाची शब्द होता है। क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है। यहाँ पर्यायवाची शब्द का मतलब भी यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पर्यायवाची शब्द होते हुए उसमें दो भाग का होना, दो पदों का होना आवश्यक है। तो जितने पर्यायवाची शब्द रहे कहा तो वो तो बहुब्रीहि समास से ये गलत हो जाएगा, यानी उसमें दो पद लगे रहे। अब जैसे आपको बताए थे, पेड़ का बताए थे, रू शब्द जो जोड़े थे, रू जोड़ देने से आप कह सकते हो समास हो जाएगा। उसको कह दोगे कि वो बहुब्रीहि समास है तो नहीं, उसमें दो पद होने चाहिए। कैसे आपको उसका उदाहरण दे रहे हैं। इसमें बहुब्रीहि समास में क्या आएगा, जैसे जितने भी देवताओं का नाम है, ठीक है, अब जैसे देवताओं का नाम ये है, जैसे कुछ नाम तो ऐसे हैं, अगर सिर्फ अगर कह दोगे शिव तो ये समास नहीं होगा इसमें, क्योंकि दो पद नहीं। ठीक है, लेकिन जितने भी देवताओं के नाम में दो शब्द पद हैं, यानी दो शब्द मिलकर जुड़े हैं, वो सब बहुब्रीहि होंगे। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर में जिसके, अर्थात शिव। चंद्रमौल, चंद्र है मतलब कि महाचंद्र है मौल पे जिसके, यानी मौल का मतलब भी वही होता है, शिव होता है। ठीक है, उसका भी मतलब शिव होता है। जैसे हो गया उमापद, उमा के पति है जो, अर्थात शिव। घनश्याम, ठीक है, घन की आप कह सकते हो कि बादल की तरह काले हैं जो, यानी श्री कृष्ण। गोपाल, गायों को पालन करने वाला कौन है, श्री कृष्ण। ठीक है, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। ठीक है, चतुर्भुज, आज चतुर्भुज आपका हो गया ये विष्णु भगवान, चार भुजाओं वाले। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका वीणा बाण। वीणा बाण किसको कहा जाता है, सरस्वती को। ठीक है, उसके अतिरिक्त और देखिए आपका हो गया खगेश, खगों के ईश है जो, किसको कहा जाता है, गरुड़ को। ठीक है, खगेश कहा जाता है गरुड़ को। मृगेश,
मृगेश किसे कहा जाता है? मृगेश किसे कहा जाएगा? किसका पर्यायवाची शब्द है मृगेश? अरे मृगों का इस कहा जाता है भैया शेर को। अब मृग मतलब होता है क्या बोलते हैं कि हिरण, और उसका ईश्वर जो शेर, शेर जानती हो? उसको कहते हैं कि उसको कहते हैं मृगेश। ठीक है। अब जैसे आपका हो गया विषधर, विष को धारण करने वाला था सर्प। ठीक है। जितने भी इस तरह के पर्यायवाची शब्द जितने भी होगा, महाबली, ठीक है, महान बलों से युक्त जो है कौन है? हनुमान जी हैं। ठीक है। जो भी है, जैसे आपका हो गया लंबोदर, लंबे उदर वाले अर्थात गणेश जी। ठीक है। उसके बाद हो गया गजानन। ठीक है। गज मतलब गज रूपी आनंद है जिसका, मतलब मुख है जिसका, अर्थात कौन? गणेश जी। ठीक है। ऐसे जितने भी उदाहरण हैं, जैसे आपका हो गया पंकज। ठीक है। अब पंकज में क्या होता है? पंक माने होता है कीचड़, जा माने उत्पन्न, कौन? कमल, कमल की पर्यायवाची हो गई। कुछ ऐसे भी शब्द हैं, जैसे आपका हो गया प्रधानमंत्री। ठीक है। कुछ व्यक्ति विशेष के लिए भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको बहुब्रीहि में जोड़ा जाता है, जिससे ये मतलब कि विशेष के लिए, व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है प्रधानमंत्री शब्द, इसलिए इसको भी बहुब्रीहि में रखा जाता है। उसके बाद जैसे अनहोनी, विशेष होने वाली घटना, इसलिए बहुत जो विशेषता जिसमें होता है उसको भी बहुब्रीहि में रखा जाता है। दूसरा होती है चौलड़ी। ये 2-3 शब्द केवल आपको अलग से याद करना पड़ेगा, बस ध्यान दीजिए, हमारी तरफ वहां बात मत करिए। जैसे हो गया चौलड़ी, चौलड़ी माला का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। 4 लड़ियों का समूह, तो माला उसका मतलब होता है, क्वेश्चन में रहता है माला। इसको भी क्या कहते हैं? ये भी एक प्रकार पर्यायवाची शब्द, इसलिए ये सारे शब्द जो हैं बहुब्रीहि समझ में आता है। समझ में आया? समझ में आया? जैसे शब्द आ गया उमापति, जैसे शब्द आ गया गिरजा शंकर। गिरजा मतलब गिरजा के शंकर हैं जो नीलकंठ, ये भी इसी में आएगा। नीलकंठ, हाँ, नीलगाय आपका हो जाएगा कर्णधारय, आगे बताएंगे। हाँ, भी जो आप बताना चाह रहे हैं हम बता रहे हैं। नीलकंठ जो आपको मिलेगा कर्णधारय में भी मिलेगा, हो सकता है ये आप लोग चर्चा कर रहे हो, लेकिन इतना पढ़ेंगे तब, लेकिन वो गलत है वहां पर। ठीक है। यदि किसी की पर्यायवाची शब्द मिलेगा तो वो सीधा सीधा जाएगा बहुब्रीहि में। अन्य मतलब कि दूसरे समासों के साथ तुलना करके भी बताएंगे कौन किस में नहीं जा सकता है, कंडीशन क्या है। लेकिन जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं इस तरीके से, वो सारे किस में जाएंगे? बहुब्रीहि समझ में जाएंगे। समझ में आएगा ना? जितने भी पर्यायवाची शब्द हो, जितना आपको याद हो, ठीक है, भगवान के जितने भी नाम हो, ठीक है। जैसे हो गया आपका रमेश, रमा के इस है जो, रमा कौन थी? लक्ष्मी। ठीक है। जैसे हो गया इंद्रेश। ठीक है। जैसे आपका हो गया नरेश, नरों के इस है जो, यानी राजा। ठीक है। इस तरीके से जितने भी शब्द हैं जिसमें आप कह सकते हैं जिसका पर्यायवाची शब्द बन सकता है, वो सब किसमें जाएगा? बहुब्रीहि समास में जाएगा। चाहे जितना उदाहरण आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा जाके, और इसका उदाहरण सबसे अच्छा आपको मिल जाएगा लूसेंट। अगर आपके पास ना हो तो खरीद लीजिए, हो तो अच्छी बात है, लेके आइएगा, देख लीजिएगा जाके। बहुब्रीहि समास समझ में आ गया कि अभी इसमें कुछ डाउट है? डाउट हो तो पूछ लीजिए। अभी मान लीजिए हम सामने हैं, समझ में आया अच्छे से? बहुब्रीहि हो जाएगा। कोई भी नाम इस तरीके से आप देखिए, जितने भी हो। ठीक। अब जैसे देखिए तीर्थराज ना, आप प्रिंसिपल से ही उदाहरण ले लेते हैं। तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? प्रयाग को, इसलिए तीर्थराज में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। जो भी अगर किसी पर्यायवाची शब्द है, ठीक। अब जैसे एक उमापत्सर है, उमाकांत है ना, उमाकांत में किसी कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। उमा के कांत कौन है? कांत का मतलब पति होता है। अब इतना तो पता होना चाहिए भाई, कांत का मतलब क्या होता है, जग का मतलब क्या होता है। उमा किसकी पर्यायवाची है? उमा कहते हैं पार्वती को। लक्ष्मी को भी कहा जाता है।
समझ में आया? जाके पढ़ लेना फिर से। अच्छा ये बताइए, अनुज और अग्रज में क्या अंतर होता है? अनुज छोटा भाई, अग्रज बड़ा। छोटा अग्रज बड़ा। कैसे पता चला? पढ़े हैं ना, पता चला। पढ़कर नहीं सर जी, पढ़े थे। अनुज मतलब छोटा होता है। याद था इसलिए। अग्र माने क्या होता है? आगे। ज माने उत्पन्न, ऐसे निकाला करो। अनु माने छोटा, ज माने उत्पन्न, ऐसे निकाल दिएगा। ऐसा नहीं ठीक है? ठीक है। वैसे तो बता रहे हैं। अब इतना समझ में आया, बहुब्रीहि समास समझ में आया। किताब होती 100-200 उदाहरण आपको और मिल जाता। ठीक है, जैसे आपका हो गया नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका नीला कंठ है? शंकर जी के। ठीक है, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। मुरलीधर, ठीक है। इस तरीके से जो भी उदाहरण हो आप बना लीजिए, जितने भी उदाहरण हो। ठीक, उसके बाद अब आगे दूसरा समास ले लीजिए। छोटा छोटा समझाए, दूसरे पर जो है ना दृष्टि समझ लीजिए। दिक् समास है, द्विगुण समास समझ लीजिए। दिक् समास में क्या होता है? दिक् समास में क्या होता है? हाँ, पूर्व पद इसका जो होता है वो संख्यावाची होता है। सबसे बड़ी खासियत, पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है और विशेषण का भी कार्य करता है। इसका काम करता है विशेषण का। अब ये भी तो नहीं पता होगा विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं? नहीं पता है, 100% नहीं पता है। समझाए कि भाई? ठीक है, उसी लिए जो मतलब जो संज्ञा सर्वनाम विशेषता बतलाता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण। अब विशेष किसे कहते हैं? विशेषण अभी आएगा चाहे उसका नंबर, तो आप लोग से पूछेंगे अच्छे से। ठीक है, अभी तो वैसे समझ लेके चलिए। अभी केवल देखिए परिभाषा यही है, जिसका पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होती है और किसका काम करता है? विशेषण का काम करता है। उसको क्या कहते हैं? द्विगुण समास कहते हैं। जैसे उदाहरण सप्त सिंधु हो गया, 7 सिंधुओं का समूह और चौराहा और सर जी त्रिलोकी भी आएगा। त्रिलोक सर जी आता है। त्रिलोक है। हाँ, त्रिलोक है। चलो त्रिलोक हो जाएगा। नहीं आएगा, बताएंगे। पंचमढ़ी, सप्ताह, त्रिकोण, सप्ताह हो गया। पंजाब भी आएगा। पंजाब भी आएगा। तिरंगा, तिरंगा हो गया। तिरहा भी होगा। चवन्नी होगा। अठन्नी होगा। ठीक है, और सजी दोपहर, सजी दोपहर भी होगा। दोपहर भी होगा। दोपहर का समूह, दोपहर का समूह। ठीक है, सुबह का और शाम का दोपहर का समूह। ठीक है, चौराहा, 4 राहों का समूह। ठीक है, और पंचमढ़ी सर जी, पंचमढ़ी भी होगा। पंचवटी भी होगा। यानी पहला पद क्या है? इसमें संख्यावाचक है और दूसरे पद में मतलब क्या है? पहला पद क्या? विशेषण भी का कार्य कर रहा है। जैसे पंचवटी है, 5 वटों का समूह। अब ये क्या है? 5 वट जो है उस समूह में दिखा रहा है कि पहला वाला पद जो है विशेषण का भी कार्य कर रहा है। जैसे आपका हो गया कि 4 आना, उस जो आना है उसका वो विशेषण बता रहा है कि 4 आना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ विशेषण विशेष का भी काम कर रहा है। आगे विशेषण विशेष और अच्छे समझाएंगे। तो ये द्विग आपको भी अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो पूर्व पद जो होता है संख्यावाची होता है। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, जैसे चतुर्भुज हो गया, चतुरानंद हो गया। ठीक है, जैसे हो गया आपका त्रिलोचन हो गया, जैसे आपका हो गया दशानन। ये सारे शब्द जो है पूर्व पद क्या है? संख्यावाचक है। पूर्व पद कैसे है? संख्यावाचक है। लेकिन पूर्व पद संख्यावाचक होते हुए भी यह किसी का पर्यायवाची शब्द है। इसलिए यह बहुब्रीहि समास में हो जाएगा, द्विग समास में नहीं होगा। बस नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं रहा जबरदस्ती। हाँ कर रहे हो तुम लोग? मुझे समझ में आ रहा है। नाम ले लीजिए बड़े। चलो ठीक है, खड़े हो जाओ। तब कैसे समझ में आ रहा है? हाँ, ये तो गलत गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आप तो नाम नहीं ले रहे, खड़े हो जाओ। आप देखो नहीं खड़े होंगे क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। आप चलो खड़े हो जाओ। कैसे समझ में आया बताओ? सर जी पूर्व पद संख्यावाची है, लेकिन सर वो उसमें कह रहा है कि जिसकी पर्यायवाची होती है बहुब्रीहि समास होता है।
बैठ जाइए। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, अगर पर्यायवाची शब्द बन गया किसी का तो पूर्व पद संख्यावाची होते हुए भी, विशेषण विशेष का संबंध होते हुए भी वो बहुवचन समास में हो जाएगा। जैसे दशानन क्या है, 10 सिरों के समूह जिसके पास हो, ठीक है, जिसके 10 सिर हो, वो रावण की पर्यायवाची है। लेकिन चूंकि रावण का ये पर्यायवाची होने के कारण ही यह बहुव्रीहि में चला जा रहा है। जैसे आपका हो गया त्रिलोचन, 3 आंखों का समूह जिसके 3 आंख जिसके पास हो, अर्थात शिव। ये शिव की पर्यायवाची होने के कारण किसमें चला जा रहा है, बहुव्रीहि में चला जा रहा है। चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या है, संख्यावाची पूर्व पद संख्यावाची है, लेकिन ये क्या है कि किसी का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए किसमें चला जाएगा, इसमें तीसरे पद की ओर संकेत करता है। तीसरे पद की ओर संकेत भी कर रहा है, इसलिए इसमें चला जाएगा, बहुव्रीहि में चला जाएगा। जैसे आपका हो गया चतुरांगन, चतुर्भुज, ये सारे शब्द जो है किसी पर्यायवाची शब्द होने के कारण, ऐसे भी कह सकते हैं किसी पर्यायवाची शब्द होने के कारण यह बहुव्रीहि समास होगा। तो द्विगु बहुव्रीहि समझ में आ गया। सीमा क्या होता है, चलो ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बस ठीक है, समझ में आ गया, अच्छी बात है। द्विग आ गया, बहुव्रीहि आ गया, तीसरे नंबर पे आता है द्वंद्व समास। चलो कर्मधारय पहले द्वंद्व समझ लीजिए, तब कर्मधारय समझाएंगे बाद में। तीसरे नंबर समझिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, कौन सा इसका पद प्रधान होता है, दोनों पद इसका प्रधान होता है द्वंद्व समास में। और द्वंद्व समास में कुछ लोग द्वंद्व समास की परिभाषा ऐसे बताए कि इसमें विग्रह करने पर नहीं, सुनो, इसमें कुछ लोग ये बताए कि इसमें ज्यादातर विलोम शब्द का प्रयोग होता है। यस सर। इसकी एक परिभाषा क्या बताए, इसमें विलोम शब्द का प्रयोग जैसे माता पिता, नदी नाला, ठीक है, ठंडा गर्म आदि में। लेकिन यह भी पूरी तरीके से यह परिभाषा सही नहीं बैठती है। इसकी सबसे सही परिभाषा जो बैठती है कि विग्रह करने पर और अथवा या और अथवा या शब्द आए विग्रह करने पर, और विशेष तौर पे और शब्द, यही इसकी सबसे सटीक परिभाषा होती है। कुछ लोग बताए कि इसकी सबसे सटीक परिभाषा कि बीच में आप उसमें योजक चिन्ह मिल जाता है। कौन सा चिन्ह मिल जाता है, योजक चिन्ह में वर्ण मिल जाता है। तो इसकी ये एक परिभाषा है कि जिस मतलब की पहचान चिन्ह क्या होता है कि जिन आपका संयुक्त समास में बीच में योजक चिन्ह मिल जाता है वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे जब आप सुख दुख लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि योजक चिन्ह बीच में ऐसे लगा देते हैं, उसमें लगता है कि ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। जैसे आप माता पिता लिखते हैं तब भी बीच में ऐसे लगाते हैं, तब भी लगता है कि ये द्वंद्व समास है। जब भी आप क्या माता पिता लिखते हैं तब पर, भाई बहन लिखते हैं तब पर भी इस तरीके से लगाते हैं, दिन रात, ठीक है, दिन रात लिखते हैं तब पर भी इस तरीके से शब्द लगाते हैं। तो ये लगता है पहला चीज कि यह क्या है, ये सिंबल जहां पर मिल जाए वहां पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। लेकिन कुछ उदाहरणों में पर ये शर्त सही नहीं बैठता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, कैसे आगे बताएंगे। दूसरा क्या है, दूसरा ये परिभाषा निकला कि जहां पर विलोम शब्द मिल जाए वहां पर क्या होता है, वहां पर भी द्वंद्व समास होता है। लेकिन कुछ परिभाषाओं में तो क्या 90% या 60% परिभाषाओं में बैठेगा, लेकिन सब में यह नहीं बैठेगा कि उसका मतलब अगर विलोम शब्द आ जाए तब पर वो द्वंद्व समास होगा। कैसे, अब आपको एक एक चीज समझते चलिए। जैसे आपको जैसे द्वंद्व समास में बताया कि दोनों पद प्रधान होता है, जब दोनों पद जहाँ प्रधान होगा वहां पर क्या होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे 20 उदाहरण आप लोग देखे होंगे, जैसे नदी नाला, दिन रात, सुख दुख, माता पिता, भाई बहन, ठीक है, जय पराजय, और ऐसे आप सब जो भी हो बना लीजिए, ठीक है। सब याद थोड़ी रहता है, देखते हैं 2-4 उदाहरण हो सकता है इसमें से मिल जाए। जैसे देश विदेश, ठंडा गर्म, ठीक है, नदी नाला, सुख दुख, गुण दोष, ठीक है। उसके बाद जैसे हो गया ये सारे शब्द जो हो गए, ये किसमें क्या है, इसमें सारे में योजक चिन्ह लगा है, सारे शब्दों में क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। अब ऐसे भी कुछ हम आपको उदाहरण बता रहे हैं जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, जैसे गिरजा शंकर, जैसे राधे श्याम, ठीक, जैसे आपका हो गया गौरी शंकर, ठीक है, जैसे आपका हो गया मान लीजिए कि हरिशंकर,
ये शब्द चाहे आप कोशिश करिए लिखते भी जाइए, जो भी अब समझ में आए। इन सारे शब्दों में योजक चिन्ह नहीं लगा है जी। लेकिन एक कंफ्यूजन और आपके दिमाग में हो सकता है बैठ जाए कि ये तो भगवान का नाम है, लेकिन ये कंफ्यूजन मिटाने के लिए हम कह रहे हैं कि भगवान का नाम तो है लेकिन किसी पर्यायवाची शब्द नहीं है। जितने भी शब्द हम लिए किसी का भी पर्यायवाची नहीं है। राधे श्याम किसी पर्यायवाची तो नहीं है, सीताराम किसी पर्यायवाची तो नहीं है। ठीक है, समझ में आया? जैसे आपका हो गया, यानी इसमें दो विपरीत जेंडर वाले, दो विपरीत व्यक्तियों के आप कह सकते हो नाम लिया जा रहा है एक साथ सामूहिक रूप से। चाहे राधे श्याम लिख लीजिए, चाहे सीताराम लिख लीजिए, चाहे आप कह सकते हो कि गिरजा शंकर देख लीजिए, चाहे आपका हरिशंकर देख लीजिए, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, इसको साथ में लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ गौरी शंकर जैसे हो गया, लेकिन इसमें क्या है, ये चिन्ह नहीं है, योजक चिन्ह नहीं है। लेकिन इसकी पहचान क्या है, अगर इसको तोड़ोगे तो और शब्द आसानी से निकल जाएगा। सबसे इसकी बड़ी पहचान है। आप सारा शब्द तोड़िए, देखिए बीच में और शब्द आपको आसानी से मिल जाएगा, और शब्द आसानी से मिल जाएगा। गौरी और शंकर, राधे और श्याम, ठीक है, राधे और कृष्ण, जैसे राधे कृष्ण शब्द है। जैसे आपका हो गया सीता और राम, ठीक है, गिरजा और शंकर। काहे बात कर रहे हो, जबरदस्ती है क्या? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, नहीं खड़े हो जाओ, कैसे नहीं खड़े हो, खड़े हो जाओ, नहीं खड़े हो जाओ, कुछ बात है, मनमानी करोगे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या नाम है? नाम मत बताओ, जैसे खड़े हो जाओ। क्या बता रहे हो? सर जी कुछ नहीं, कुछ तो बताए। सर जी ये बता रही है, आज शब्द जब आएगा तो कर्मधारय में चला जाएगा। क्या? कर्मधारय। और आएगा तो? हाँ सर जी बता रही हूँ। अभी डंडा उठा मारेंगे, अलग से पढ़ाओगे तो बैठो। पढ़ा नहीं रहे हैं सर जी। है कहीं? पता नहीं, वही पूछ रहे थे। पूछ रहे हो, बता रहे हो? पूछ रहे थे कि होगा कि नहीं। कोई उदाहरण बताओ। नहीं जानते। अब कैसे कह दिए? हम आगे पढ़ाएंगे ना समझ में आया तब पूछना। जितना पढ़ाए समझ में आया कि नहीं आया, फिर से पढ़ाएंगे। आज ऐसे पढ़ाएंगे कोई भूलेगा नहीं। अगर कोई कंफ्यूजन बन रहा हो तुरंत पूछो, एक नहीं 1000 बार पूछो, लेकिन बगल से ना पूछो, हमसे पूछो। समझ में आया? समझ में आया? लेकिन बताए तो हमको लगा है तभी बताएंगे। अच्छा तुम यहाँ बैठ जाओ, इनके बारे में ये पूनम का सीट था। नाम ले रहे, देख लो, नाम मत लो, आगे बैठ जाओ। चलो ठीक है, पापा तुम किसी पास में बैठा करो, तुम अकेले बैठा करो, ठीक है। आप बताओ कि जो चीज थी, जो भी समाज बताया गया, बहुवी समाज की क्या पहचान है? ये पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक। द्विग समाज का क्या पहचान होता है? पूर्व पद यानी पहला वाला शब्द जो रहेगा वो संख्यावाची रहेगा। समझ में आया? द्वंद्व में क्या होता है? पहली बात विग्रह करने पे और शब्द आएगा, इसकी बड़ी पहचान विग्रह करने पर और शब्द आएगा। कितना समझ में आया? और भी शब्द हम बता रहे हैं, और इसकी एक पहचान है कि योजक चिन्ह मिलते हुए भी यह द्वंद्व समास नहीं होता है। कैसे? कुछ उदाहरण में, जैसे शब्द आ गया हाथों हाथ, ठीक है, हाथों हाथ जब लिखा जाता है बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे शब्द आ गया बार बार, उसमें क्या लगाया जाता है? योजक चिन्ह लगाया जाता है। लेकिन योजक चिन्ह लगाते हुए भी यहाँ पर ये द्वंद्व समास नहीं होगा, बल्कि ये दोनों उदाहरण किसके होंगे? अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? अव्ययीभाव समास की। कैसे? इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान जान लीजिए। अगर पूर्व पद और उत्तर पद लगभग एक ही समान शब्दों से लिखा जाए, एक ही समान शब्द हो, तो वहां पर द्वंद्व समास ना होकर अव्ययीभाव समास होता है, ठीक है। अगर बार पहला शब्द है पूर्व पद और दूसरे पर भी बार शब्द है, दोनों शब्द समान है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं होगा, अव्ययीभाव समास होगा। क्योंकि दूसरे जो पहला वाला पद है ना, वो दूसरे वाले पद की विशेषता बतलाता है, ठीक है। पूर्व पद प्रधान हो और उसके बाद उसकी विशेषता बतलाता है दूसरे वाले पद को, तो क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। तो अगर दो पद समास हो हाथों हाथ, यदि उसमें क्या है, दूसरा पहला वाला जो हाथ है वहां पर अव्यय हो गया, प्रधानता उसमें दिखा दिया गया उसका, तो इसलिए वहां पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा। समझ में आया?
अगर समान शब्द अगर दोनों पदों में प्रयोग किए जाते हैं तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, ना कि द्वंद्व समास। समझ में आया? दो समझ में आया? विग्रह करने पर और शब्द निकलेगा। अगर बार बार शब्द में हम कहें विग्रह करो तो और नहीं आएगा। अगर हाथों हाथ में कहें विग्रह करो तो और नहीं निकलेगा। निकल आएगा? नहीं निकल आएगा। दो समझ में आ गया? द्वंद्व आया समझ में? अब भूलेगा नहीं, कल पूछेंगे। ठीक है सर। समझ में आ गया? नहीं करना, छुट्टी कर दे। तो तीन समास समझ में आ गया। कल परसों नरसों कभी भूलेगा तो नहीं? अभी सही सही बोल रहे हैं, बोलो जल्दी से। 10 में जितना समझ में आ रहा था उतना आपको समझा दिए हैं। इसमें और कुछ एक चीज और बता दे रहे हैं। जैसे एक शब्द होता है शीतोष्ण। एक शब्द क्या है? शीतोष्ण। जब परीक्षा में खूब पूछता है शीतोष्ण, हर परीक्षा में पूछता है शीतोष्ण। और शीतोष्ण ऐसा लगता है शीत और उष्ण ना निकल नहीं रहा है। और क्या विग्रह करोगे? कर विग्रह दिखाओ और कुछ कर सकते हो। तो वहां पर लोग जल्दी क्या होते हैं, कोई काम करेगा द्वंद्व समास लगा के चले जाते हैं। जिसमें कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय समास है। कौन समास है? कर्मधारय। ये कैसे है? ये संस्कृत की क्लास जब आएगी, संस्कृत का शब्द है, तब वहां आपको हम समझाएंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिए बस केवल। बाकी जितना आप समझे उतना बहुत है। पहला इसका सिंबल नहीं योजक चिन्ह मिल जाए तो ठीक है, ठीक है। दूसरा इसका सिंबल क्या है? विलोम शब्द मिल जाए तो ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा सिंबल इसका है अगर विग्रह करने पर और शब्द मिल जाए तो। अगर विग्रह करने पर और शब्द निकल रहा है तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? और जिसका विग्रह करने पर आ सकता है हाँ, विग्रह करने पर और आएगा, चाहे जितना उसका चाहे जो देख लीजिए, उदाहरण जाके देखिएगा। योजक चिन्ह कहने से अच्छा है और शब्द और सब सबसे बेस्ट है। जैसे योजक चिन्ह को लोग निशाना बना लेते हैं कि योजक चिन्ह लगभग सब में रहता है, ज़्यादातर में रहेगा, 90% में रहेगा। लेकिन आपको उदाहरण ऐसे बताया जिसमें योजक चिन्ह नहीं रहता है, और ऐसे भी उदाहरण बताया जिसमें योजक चिन्ह रहते हुए भी वह द्वंद्व समास नहीं होता है। ऐसे उदाहरण आपको बताया गया कि योजक चिन्ह यहाँ पर कह सकते हो कि फेल है यहाँ। सुख दुख में भी जैसे आपका बता दिए कि शीतोष्ण जो पलक की, जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं, आपको आगे उदाहरण भी शायद नहीं लिखे हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो विपरीत नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे आपका कह सकते हो सकता है, देखिए एक आध उदाहरण मिल जाए इसमें तो फिर जो चिन्ह है वो विपरीत शब्द है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो विपरीत नहीं होते हुए भी आप कह सकते हो कि कभी नहीं होते हैं। अब ये तो आपको इतना समझ में आ गया होगा द्वंद्व का कुछ मतलब कि द्वंद्व समास। अब तीसरे पे आ जाता है आपका, पहले कर्मधारय समझ लीजिए। ठीक, कर्मधारय में कौन सा पद प्रधान होता है? कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। इतना देर तक ये रहेगा दिमाग में, इतना देर तक रहेगा दिमाग में। समोसा कितना दिन तक रहेगा? समोसा होगा रहता कुछ समय तक ना। चलो, कर्मधारय की क्या विशेषता होती है? सारे लोग बारी जाए कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और साथ ही साथ उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है। बहुत अच्छा, शाबाश। आप भी खड़े हो जाओ। आप भी बता दो, पिछवा क्या देखने लगती है? कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है और उपमा और उपमेय का संबंध होता है। नकल नहीं होता है। नकल क्या था? उपमान, उपमेय और उपमान। अब बता भले रहा, लेकिन उपमेय उपमान क्या किस चिड़िया का नाम है ये नहीं पता है। साथ साथ बताना। सब बैठ जाओ, अब जाओ।
सर जी उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद और पूर्व पद के बीच विशेष और विशेषण का संबंध। कारक चिन्ह होता है। कारक चिन्ह सर जी इसमें विशेषण और विशेषता का संबंध समास होता है सर जी। पढ़ कर आए हो सर जी भाई, मेमोरिया फास्ट ही है। चलो बैठ जाए, पढ़ के आना ही चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। खड़े हो जाओ पीछे। हाँ बताओ, आप भी कुछ बता दो। क्या बता कंधारे पूछ रहे हैं। सर जी कंधारे मतलब सर जी इसमें उत्तर पर प्रधान होता है, इसमें उपमेय उपमान का संबंध होता है। पहले पद विशेषण दूसरा विशेषण होता है। उपमेय उपमान क्या होता है? वही तो विशेषण और विशेष है। विशेषण विशेष क्या होता है? सर जैसे गगनचुंबी क्या होता है बताओ। चलो चलो गगनचुंबी होते चलो। जैसे कमल की समान चरण। सर जी जैसे सीता का मुंह चंद्रमा के समान सुंदर है सर जी, इसमें उपमेय उपमान दोनों है सर जी। उपमेय है सर जी भूल गए, जो पढ़े सब भूल गए। उपमेय और उपमान दोनों होगा, मतलब उनका चंद्रमा के समान उनका मुंह है, मतलब सर जी इसमें जो चंद्रमा है सर जी वो विशेष है और जो सीता है वो विशेषण है। सर जी भूल गए, जो पढ़े ध्यान देना, आप लोग जो बता रहे रिकॉर्ड हो रहा है और ये ध्यान से भूल लेना। गए, इस बार दोनों सब जो पढ़े थे आप नहीं है। दिमाग को लॉकडाउन लगा है। हाँ सर जी दिमाग भी लगा था। आप भी कुछ बताओगे? नहीं बताओगे? आप कुछ बताएंगे? सर जी हम तो बता दिए। सीमा कुछ बताओगे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो खड़े बताओ ना, बताओ बता रहे क्या जाए, बताओ सर बताइए। क्या बताया? क्या लिखे हैं ये? नहीं समझ में आया? ये तीनों शब्द एक है, ये तीनों शब्द एक है। ठीक है। अब जैसे शब्द आ गया, ठीक है, जैसे शब्द आ गया चरण कमल। ठीक ठीक, क्या शब्द आ गया? चरण कमल। अगर जैसे हम समझ ये समझें कि इसमें मैं क्या मान क्या है, इस तरह के शब्द निकालना कैसे। अब हम ये देखेंगे कि प्रस्तुत क्या है, वहां पर विद्यमान क्या है। चरण प्रस्तुत है ना, ठीक। चरण क्या है? प्रस्तुत है। तो चरण को ही क्या कहा जाएगा? उपमेय कहा जाएगा। चरण को ही क्या कहा जाएगा? विशेष। समझ में आया ना? कमल किसके साथ उसकी तुलना की जा रही है? तो चरण क्या है? कमल क्या है? अप्रस्तुत है। कमल क्या है? उपमान है। कमल क्या है? विशेषण है। विशेषण है। तो इसमें कारक चिन्ह बोलता है कैसे? ये समझ में आया? कारक चिन्ह इसमें नहीं लगता है, बताओ। शांत रहो, हम समझाएंगे ना, केवल समझते जाओ। कारक ये क्या बोलते, समाज भूलेगा नहीं, ये हमारी मेरी गारंटी है। और देखिए जितने भी उदाहरण आप ले सकते हैं, ठीक। जैसे आपका क्या हो गया, जैसे हो गया कि सीता का मतलब शब्द आ गया चंद्रमा के समान है, ठीक। इसमें क्या है? सीता क्या है? प्रस्तुत है। सीता प्रस्तुत है ना। सीता उपमेय है, सीता विशेष है। विशेषण क्या है? चंद्रमा। अप्रस्तुत भी है, दूर है, ठीक है। अप्रस्तुत क्या है? मतलब कि आपका चंद्रमा क्या है? उपमान है। चंद्रमा क्या है? विशेषण है, ठीक है। और भी इसका उदाहरण जो आप देख सकते हो, जैसे हो गया नीलकंठ। तो कंठ जो है वो प्रस्तुत है, नीलापन उसकी विशेषता है। तो कंठ जो है वही प्रस्तुत है, वही मेन है, वही विशेषण है। अब प्रस्तुत आपका क्या कर सकते हो? नीला शब्द।
नीला अप्रस्तुत है, उपमान है, विशेषण की भी उसकी यही वही उसकी विशेषता बतला रहा है। ऐसे जो भी शब्द हों, जो भी इस तरीके के शब्द हैं, जैसे हो गया देहलता, देहलता, ठीक है, देहलता शब्द है, तो देह क्या है, प्रस्तुत है, मतलब कहते हैं एकदम लता के समान पतली है, ठीक है, देह लता है, लता के समान पतला जो व्यक्ति है, ऐसा कोई है। तो वहां पर क्या है कि देह क्या है, प्रस्तुत है, देह क्या है, में देह क्या है, विशेष है, विशेषण क्या है, प्रस्तुत क्या है, लता, लता प्रस्तुत है, लता उपमान है, लता विशेषण है। बोलेगा तो नहीं, पक्की बात है, कल दूसरे आगे कल पढ़ाएंगे।